योगी की कसम, अतीक अहमद बेदम। अब बाकी 3 शूटर लेकिन कहां हैं? सवाल ये बड़ा है। असद अहमद का शव अगर प्रयागराज लाया जाएगा, अंतिम संस्कार में कौन कौन शामिल होंगे? शव लेने के लिए अभी तक झांसी के मोर्चरी में कोई पहुंचा या फिर नहीं? अतीक अहमद, अशरफ को आमने सामने बिठा करके क्या क्या पूछताछ की गई है? जो पहली बड़ी खबर आ रही है अतीक अहमद से जुड़ी, अतीक अहमद के बेटे असद से जुड़ी और शाइस्ता परवीन से कनेक्टेड, वो ये है कि आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लेकर के आया जाएगा असद का शव। असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा अतीक अहमद। अदालत ने नामंजूर की जनाजे में शामिल होने की अर्जी। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुआ है असद का पोस्टमार्टम। झांसी में असद के साथ शूटर गुलाम भी ढेर हुआ था। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ये दिखाते हैं कि असद का पोस्टमार्टम रात में 2 बजे किन हालात में किया गया है, कितने डॉक्टर का पैनल मौजूद था पोस्टमार्टम में, डॉक्टर को क्या क्या मिला है, कितनी गोलियां लगी हैं, और पोस्टमार्टम हो जाने के बाद अभी असद का शव और शूटर गुलाम का शव कहां रखा गया है। आधी रात की रिपोर्ट सामने हूं जहां पर असद और गुलाम का पोस्टमार्टम चल रहा है। 5 डॉक्टरों का एक पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है और पोस्टमार्टम में 4 से 5 घंटे का वक्त लगेगा। और यह भी सुनने में आ रहा है कि असद की मामा और मौसा या नाना, ये तीनों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखिए मोर्चरी के अंदर कुछ कर्मचारी भी दिख रहे हैं। थे बाहर जो है पुलिस फोर्स भी काफ़ी संख्या में खड़ी हुई है। मैं आपको बताऊं, पहले जब ये मुठभेड़ हुआ और यही रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में उसको लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित किया। उसके बाद पंचनामा हुआ और पंचनामा के बाद जो फॉरेंसिक टीम है वो तमाम पहलुओं को उसने कैद किया और सबूत के तौर पर पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन किया, प्रूफ अपने पास रखा। और उसके बाद क्या कहते हैं, 5 डॉक्टरों के पैनल को लगाया गया है जो एक एक बारीकी से नजर रखते हुए पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और वहीं अतीक अहमद को लेकर के एक और बड़ी खबर, एक बिग ब्रेकिंग आ गई है। वो ये कि पुलिस लॉकअप में अतीक का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। लॉकअप में रात भर सदमे में ही बैठा रहा अतीक अहमद। असद के जनाजे में शामिल न होने पर अतीक अहमद बार बार रो रहा है। असद के नाना हारून झांसी से बॉडी लेकर के आएंगे, लेकिन नाना और मामा अभी तक पहुंचे नहीं है। बीच में खबर यह भी आ रही थी कि शाइस्ता परवीन भी सरेंडर कर सकती है, लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन, जैनब फातिमा, आयशा नूरी, इन सभी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन अतीक अहमद का रो रो करके बुरा हाल है। धूमनगंज थाने के अंदर अतीक अहमद रात भर रोता रहा, अशरफ से यही कहता रहा कि हमारा परिवार तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक आपको 2 मिनट की हम रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में आप ये देखेंगे कि असद को कैसे घेरा गया है, गुलाम पर नजर कैसे टिका करके रखी गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किन 12 कमांडोज को असल में इस ऑपरेशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी थी। रिपोर्ट। अतीक ने असद से बंदूक चलवाई, हत्यारा बन गया असद। माफिया पर योगी की हुंकार कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हम कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आ गए हैं, अपराधी से भी दूर करें। एसटीएफ ने असद को दिया मार। राजनीति में मचा हाहाकार। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर है। फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी इनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर इनकाउंटर करते हो। उमेश पाल की मां बोली, थैंक यू योगी जी। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था
जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, जो उनको करना चाहिए उन्होंने अच्छा न्याय किया। मठिया मेट माफिया। अतीक अहमद का पूरा कुनबा या तो ढेर हो चुका है या फिर जेल के अंदर है या फरारी काट रहा है। फरारी काटने वाली पत्नी आखिरकार कहां पर है ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन सीधे आपको लेकर के चलते हैं यूपी के झांसी, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। झांसी की मॉर्चरी में रात भर क्या चला ये बताएंगे मेरे सीनियर कोलीग राघवेंद्र। राघवेंद्र, क्या लाश लेने के लिए अभी तक कोई पहुंचा या नहीं? देखिए, कल से ही यहाँ पर अकेला और जो शव है उसका ये असद और गुलाम का पड़ा हुआ है। कोई भी करीबी, कोई भी परिजन अभी तक पुलिस से संपर्क नहीं कर पाया है कि उसको, यानी लाश लेने के लिए अभी तक नाना पहुंचे और नहीं मामा पहुंचे हैं। यानी अतीक अहमद के घर से लाश लेने के लिए कोई नहीं आया है। राघवेंद्र, नहीं कहना चाहते हैं ना आप? राघवेंद्र, आप जितनी खबरें आप दें, चूंकि मॉर्चरी के आप ठीक बाहर हैं, मॉर्चरी के आसपास की हलचल क्या है एक बार आप मूव करें, मूव करते हुए रिपोर्टिंग आप करते रहें। लौटे जा रहे हैं तो कुछ क्लियर नहीं है कि कौन आ रहा है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि गुलाम की पत्नी, चूंकि उसके परिजनों ने, गुलाम के परिजनों ने कहा कि हम शव नहीं लेंगे, लेकिन सूचना है कि उसकी पत्नी आ रही है। तो यहाँ पर आएंगे तो पुलिस जो अपनी औपचारिकता पूरी करके शव इनके हवाले कर देगी और ये लोग राघवेंद्र, चूंकि जहां पर राघवेंद्र आप तक आवाज आ रही है क्या? चलिए, शायद राघवेंद्र आप तक आवाज आ रही है क्या? राघवेंद्र, आप चूंकि मॉर्चरी के बाहर हैं जहां पर अंतिम संस्कार किया गया है, वहां के आसपास की हलचल आप दिखाएं, अगर संभव हो सके तो अंदर तक जाकर के जो भी जर्नलिस्टिक प्रोटोकॉल होता है उसे फॉलो करते हुए अंदर तक जाकर के आप ये दिखाएं कहां पर पोस्टमार्टम किया गया है, कितने डॉक्टर का पैनल था, रात भर क्या चला है, गुलाम के सीने में कितनी गोली लगी है, कितनी गोलियां लगी हैं असद को, ये सभी बताएं भी और दिखाएं भी। चूंकि आप मॉर्चरी के बाहर हैं, अपने कैमरे को लेकर के मूव कर जाइए आप। देखिए, मैं आपको जानकारी सभी दे दूंगा। चूंकि देखिए, मैं आपको मॉर्चरी दिखाऊंगा, आप कैमरा, मैं कहूंगा कि अरशद आप थोड़ा कैमरा अपने हाथ में ले लो, यहाँ पर आइए। देखिए, ये जो गेट है आपको दिख रहा होगा, साथ में ये गेट, और यहाँ पर 3 सिक्योरिटी पुलिस की फोर्स खड़ी है। यहाँ पर 3 पुलिसकर्मी खड़े हैं और इसमें ताला भी दिया हुआ है। बिना परमिशन को किसी को मुख्य गेट से मॉर्चरी के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बाहर तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं जो अपने अपने चैनलों पर लाइव दे रहे हैं। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं। कल रात से ही यहाँ, ठीक है राघवेंद्र, आप रही मेरे साथ में। इससे पहले कि मैं अभिषेक के पास में जाऊं, अभिषेक के अलावा यूपी के फतेहपुर में आखिरकार कितने करीबियों पर शिकंजा कसा गया है अतीक अहमद के, और इसके अलावा अबू सलेम कनेक्शन क्या है, मैं एक ब्रेकिंग दिखाता हूं, उसके बाद आजमगढ़ भी आपको लेकर के चलेंगे। अतीक अहमद ने असद को बचाने के लिए जितने भी तंत्र होते हैं, हर तंत्र का इस्तेमाल किया। साम दाम दंड भेद, असद अहमद को बचाने के लिए अबू सलेम से मदद ली गई है। अबू सलेम ने असद के लिए ठिकाना भी मुहैया कराया। अबू सलेम ने पुणे में असद को शरण दिलाई। अतीक अहमद ने अपने बेटे के लिए जितने भी संपर्क सूत्र होते हैं, ये सभी संपर्क सूत्र साधे हैं। सीधे अभिषेक का रुख कर लेते हैं। ये ब्रेकिंग जरूर टीवी स्क्रीन पर रखिएगा टीम पीसीआर। एक बार अभिषेक के पास में चलते हैं। अभिषेक, अबू सलेम के जरिए मदद लेने की इनसाइड स्टोरी क्या है? अबू सलेम के कितने गुर्गे अतीक अहमद के गुर्गों के साथ में संपर्क में थे? पुणे में कहां पर असद को शरण दिलाने की कोशिश की गई है? अबू सलेम के गुर्गों के साथ में अतीक अहमद की मुलाकात जेल के अंदर कितनी बार हुई? बिल्कुल, अतीक अहमद और अशरफ ये लगातार असद के लिए एग्जिट प्लान बना रहे थे और ये भी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से ये पुलिस की गिरफ्त में ना आए। हालांकि कल एनकाउंटर की खबर सुनने के बाद अतीक अहमद का चेहरा सूख गया, बदहवास हो गया। यहीं अंदर धूमनगंज थाने में फिलहाल जहां मौजूद है, अंदर अतीक अहमद से और अशरफ से पूछताछ चल रही है। कल देर रात उसे यहां लाए थे, तब से उसको यहीं रखा गया है और दोनों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है थाने को। आप देख सकते हैं, यहाँ पर से कहूँगा दिखाएं कि एक बैरिकेडिंग जहाँ मौजूद है और दूसरी बैरिकेडिंग थाने के उस पार जहां पर लोग मौजूद हैं। लोगों के अंदर ही बहुत कौतूहल था, क्योंकि ये वो शख्स है जो बेताज बादशाह हुआ करता था। यहाँ पर उसका खौफ, उसका जो रुतबा इस तरह का था कि वो जो चाहता था वो करता था। किसी का घर, किसी के मकान, किसी की ज़मीन उसके एक इशारे पर खाली हो जाया करती थी, लोग छोड़कर भाग जाते थे। साथ ही साथ एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि एटीएस की टीम कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेगी। लखनऊ एटीएस यूनिट यहाँ पर होगी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी अब अतीक अहमद से पूछताछ करेगी और ख़ासतौर पर रिमांड एप्लीकेशन में जो बात मेंशन की गई कि अतीक अहमद का पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर कई सारी पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर के आगे आपके जरिए मैं जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन चूंकि आजमगढ़ से अतुल भी मेरे साथ में है।
अतुल, आजमगढ़ वो शहर है जहां के सरामीर का रहने वाला अबू सलेम, हालांकि अबू सलेम भी शिकंजे में, सलाखों के पीछे, अतीक अहमद भी सलाखों के पीछे, लेकिन अबू सलेम और अतीक अहमद की मुलाकात पीछे अगर हम जाकर के देखते हैं 8-10 साल में कितनी बार हुई है? जी, जैसा कि बता दें आपको, आजमगढ़ हमेशा सुर्खियों में रहा है। वहीं आजमगढ़ के सरामीर के रहने वाले अबू सलेम, सूत्रों से पता चलता है कि अबू सलेम और अतीक के संबंध थे, जिसकी वजह से जो है अतीक ने जो है मदद मांगा था अबू सलेम से कि हमारे बेटे को कहीं ना कहीं तुम जगह दे दो जहां वो मदद दे सके। अबू सलेम से जो मदद मांगी गई है अतुल अग्रवाल, फिर से मैं आपके पास आता हूं, मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल भी हैं। अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज इकलौता चैनल, आपके जरिए हमने खबर ये ब्रेक की थी कि पंजाब, जम्मू से लगे हुए जितने भी बॉर्डर्स हैं, जितने इंटरनेशनल बॉर्डर, LOC, वहां से पाकिस्तानी ISI के जरिए हथियार मंगाया करता था अतीक अहमद, और यही हथियार जो है आतंक फैलाने के लिए जगह जगह भेजा करता था, जगह जगह बेचा करता था। ये यूपी पुलिस की चार्जशीट में बिल्कुल क्लियर समझ में आता है। ये पाकिस्तान से आने वाले हथियार को लेकर के आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है अजय? देखिए राशिद, बड़ी साफ सी बात है कि पाकिस्तान से एकाएक अगर पिछले कुछ समय में देखें तो ड्रोन के जरिए हथियारों के जखीरे आने का तेज सिलसिला शुरू हुआ था, और ये सबसे ज्यादा पंजाब में ड्रॉपिंग हो रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जानकारियां मिल रही हैं उसके बाद ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं इसके कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के साथ थे। मुझे सिर्फ 1 मिनट का वक्त दे दीजिए, I'm so sorry आपको रुकना पड़ रहा है, और चूंकि खबरों में डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ में हो रहा है, इंडिया न्यूज इकलौता चैनल जो खबर को 360 डिग्री एंगल से देख रहा है और दिखा रहा है, और जितने भी एंगल हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं, हम हर एक कवर कर रहे हैं। लेकिन रात में क्या हुआ? धूमनगंज, जिस थाने के बाहर से अभिषेक रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हुआ क्या? अतीक अहमद कितनी बार रोया? अतीक अहमद कितनी बार चिल्लाया? अतीक अहमद अशरफ के गले कितनी बार पढ़ पढ़ के रोने लगा? अतीक अहमद ने कितने बार हाथ जोड़े और ये कहा कि एक बार मुझे असद को देख लेने दो? इनसाइड स्टोरी आधी रात की बता रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। धूमनगंज थाने के ठीक बाहर मौजूद हैं, जहां से कुछ मीटर दूरी पर उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, और ये बैरिकेडिंग इस बात का सबूत है कि अतीक अहमद और अशरफ, उसके भाई अशरफ को यहां पर लाया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। लगभग रात भर का वक्त है जब उनसे पूछताछ चलती रहेगी। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अंदर लाया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर इसी धूमनगंज थाने में कई ऐसे लोग हैं जिनको लाया गया है। 2 लोग जिनकी जानकारी मिल रही है, जिनको डिटेन किया गया था, वो पुलिस के गवाह बनने को तैयार हुए थे, उनको भी यहाँ लाया गया है, और वो अतीक अहमद के सामने कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिसे अतीक अहमद इनकार नहीं कर पाएगा। लिहाजा ये रात का वक्त तय किया गया है जब अतीक अहमद से पूछताछ शुरू होगी। पुलिस कस्टडी रिमांड का समय शाम को ही शुरू हो गया था, जब से पुलिस कस्टडी रिमांड मिली थी। 13 तारीख से 17 तारीख तक का ये समय है, और लगातार इस तरह पूछताछ चलती रहेगी। आपको आगे हम ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अतीक अहमद लॉकअप के अंदर क्या क्या करता रहा, इसे लेकर के एक और बिग अपडेट हमारे पास आ गया है। हर अंदर की खबर सिर्फ इंडिया न्यूज के पास आज है। अतीक अहमद और अशरफ की रिमांड का दूसरा दिन, चूंकि पहला दिन कल ही शुरू हो चुका है, धूमनगंज थाने में पूरी रात रहे अतीक अहमद और अशरफ। दोनों को आम कैदी की तरह लॉकअप के अंदर रखा गया। लॉकअप में अतीक और अशरफ को कंबल दिया गया। पुलिस से मच्छरों को भगाने के लिए मॉर्टिन भी मांगी है। यह भी खबर आ रही है कि लॉकअप के अंदर मच्छर जब काट रहे थे तो अतीक अहमद तड़पता रहा। अतीक अहमद ने यह कहा कि कहां पर ला करके मुझे पटक दिया है, मेरा जीवन तो नर्क बना दिया है। इस तरह की बातें भी निकल करके आ रही हैं। एक बार फिर से अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, अतीक अहमद और अशरफ को आज कहां कहां लेकर के जाएगी पुलिस? सदाकत के साथ में आमना सामना कब कराया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, मैं तस्वीरों में आपको दिखाता हूं। तस्वीरों के जरिए अभी फिलहाल अंदर गहमा गहमी और तेज होती जा रही है। अतीक अहमद लॉकअप में मौजूद है, उससे लगातार पूछताछ चल रही है, और यहां पर कुछ देर में ATS की टीम पहुंचेगी, लखनऊ यूनिट एंटी टेरर स्क्वाड की। एक बहुत बड़ा एंगल सामने निकल कर आया है कि अब ATS भी अतीक अहमद और अशरफ की रिमांड मांग सकती है कोर्ट में। हालांकि ये 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड प्रयागराज पुलिस की, और उसके बाद ATS रिमांड मांग सकती है, और उसको लेकर पंजाब जा सकती है। बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है अभिषेक ने, बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है, वो ये कि ATS भी अतीक अहमद की रिमांड मांग सकती है। खबर में आ गया है बहुत बड़ा एंगल, और जैसा इंडिया न्यूज इकलौता चैनल सबसे पहले हमने ही ब्रेक किया था। अजय जांडियाल के पास एक बार चलते हैं। अजय जांडियाल, चूंकि अभी अभिषेक ये बता रहे हैं ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी अब रिमांड मांग सकता है अतीक अहमद और अशरफ का। इसे लेकर के, टेरर एंगल को लेकर के आपके पास में कितनी जानकारियां हैं? उसके बाद रवि आपके पास आ रहा हूं मैं।
देखिए बिल्कुल इस चीज को लेकर साफ किया जाएगा कि आखिरकार पाकिस्तान में बैठे कौन से आतंकी आका थे जिनके साथ अतीक अहमद का संपर्क था और कैसे वो हथियार यहां पर पहुंचाता था। पाकिस्तान का प्लान पहले से यही था कि जम्मू कश्मीर नहीं तो भारत के बाकी हिस्सों में भी आतंकवाद को फैलाना है। क्या अतीक वही आदमी है जिसके जरिए जम्मू कश्मीर और पंजाब से बाहर आतंक को फैलाने की प्रयास पाकिस्तान कर रहा था? आपके बाद फिर से लौट करके मैं आता हूँ। आपके जरिए ही हम ये जान पा रहे हैं कि बॉर्डर का वो कौन सा इलाका था जहां पर अतीक अहमद हथियार गिरवाया करता था। इस वक्त कुछ लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, लाइव कुछ तस्वीरें आ रही हैं जहां पर दफनाने का इंतजाम किया गया है असद, और ये देखें असद और गुलाम की कब्र खोदी जा रही है। यहाँ कब्रिस्तान में हालांकि अभी तक शव आया नहीं है, लेकिन तस्वीरें लाइव आप देख पा रहे हैं। प्रयागराज का ये इलाका है जहां पर कब्र खोदी जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये पहली तस्वीरें हैं जहां पर असद और गुलाम इन दोनों की कब्र खोदी जा रही है और यहीं पर असद और गुलाम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पुलिस की नजर बनी हुई है। जितने भी लोग आएंगे कब्रिस्तान में मिट्टी देने के लिए, उन सभी पर नजरें बनी हैं। नजरें इसलिए भी बनी हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर शाइस्ता आने की कोशिश करेगी, शाइस्ता, आयशा नूरी या फिर वो लोग जो इससे पहले संदिग्ध रहे हैं, तो उन्हें भी अरेस्ट किया जा सकता है। एसओजी और एसटीएफ की नजर पूरी तरह से इस कब्रिस्तान पर है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, इस कब्रिस्तान की तस्वीरों को आप दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मेरा टीम पीसीआर आपको दो तस्वीरें दिखा रहा है और तस्वीर की तासीर यह है, आप देखें लगभग 24 घंटे पहले की तस्वीरें हैं जब गुलाम और असद दोनों का एनकाउंटर हुआ था और जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कब्रिस्तान खोदने वाला एक बार लाइव सुनाए, इंडिया न्यूज पर लाइव है, एक बार लाइव सुनाइए टीम पीसीआर। सुबह 5:30 बजे से आए हैं, कब्र खोद रहे हैं। अभी टाइम लगेगा, इसमें 4 से 5 घंटा भी टाइम और लगेगा। कब्र है 6.5 फीट लंबान, 8 फीट गहरान है, 2.5 फीट चौड़ान है। हाँ, दादा की कब्र हमने खोदा, उनकी दादी की कब्र हमारे वालिद साहब खोदे हैं। हमारे सर में जितना बाल न होगा उससे ज्यादा मुर्दा हम दफन कर चुके हैं। जानू खान। अतीक अहमद के बेटे की कब्र खोदने वाला जिसने ये बताया कि अतीक अहमद दादा की भी कब्र हमने खोदी है और अतीक अहमद के कई रिश्तेदारों के बारे में बता रहा था कि कब्र उसने ही खोदी है। ये जो तस्वीर अभी जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज पर ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, ये असद और गुलाम यानी अतीक अहमद के बेटे और अतीक अहमद के शूटर की कब्र खोदी जा रही है और लगभग 4 से 5 घंटे के बाद शव आएगा। झांसी से लेकर के प्रयागराज आया जाएगा वाया बुंदेलखंड के रास्ते। अभी की बिग ब्रेकिंग है, अभी की ये सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी तस्वीर है। कब्रिस्तान को लेकर के अभिषेक आपके पास रिपोर्ट क्या है? अभिषेक आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, अभिषेक तक आवाज नहीं आ रही है। एक बार चलते हैं, आपको झांसी लेकर के चलते हैं। एनकाउंटर साइट से आधी रात की रिपोर्ट दिखा रहे हैं मेरे कोलीग राघवेंद्र आपको ये बताएंगे कि असद और गुलाम को घेरा कैसे गया, किस इलाके में मारा गया है और इसके लिए 12 एसटीएफ के लोगों की टीम दिन रात कैसे काम कर रही थी। रिपोर्ट। कानपुर हाईवे के बीचों बीच यहाँ पर झांसी के करीब जो पारिच्छा डैम है उसके बीहड़ में, जहां पर आज अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम जिनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम था, यहीं पर पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुआ और यहीं पर वो धराशायी हुआ। बाद में डॉक्टर ने बताया कि वह इस समय मृत है। ये देख रहे हैं ना कि ये असद के खून का निशान है जो यहाँ पर अभी भी सबूत के तौर पर ये देखिए आपको हम दिखा सकते हैं। साथ ही हम आपको यह दिखाएंगे कि आप सामने देखिए ये किस तरह का ये बीहड़ है। खतरनाक जंगल है, बबूल का जंगल है और इतना घना जंगल है कि अगर कोई प्रवेश करे तो शायद ही निकल पाए। 12-12 फीट 10-10 फीट की ऊंचाई है इस जंगल की। यहीं इसी जंगल में वो भाग के अतीक का जो बेटा है वो यहीं पर आया असद, और जिस तरह से पुलिस की जाबाज 2 टुकड़ियों ने यहाँ पर उसको घेरा और घेरने के बाद जब अलग अलग ग्रुप में 6 लोगों के ग्रुप में जब उसको घेरा गया तो इसी कच्ची सड़क से भाग के इसी बीहड़ में आया, इसी जंगल में आया। और यहाँ जंगल पे जब पुलिस ने पीछा किया, पुलिस ने पीछा करके जब उसको घेरा तब उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके पास विदेशी पिस्टल थी, विदेशी रिवॉल्वर थी और सब एक से बढ़कर एक खतरनाक उसके पास वेपन थे उस समय, और तमाम वो गोलियों का जखीरा भी अपने साथ में रखा हुआ था।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से भी बिग ब्रेकिंग आ गई है अतीक अहमद को लेकर। यूपी के फतेहपुर में अतीक के करीबियों पर बहुत तेज एक्शन हो गया है। अतीक के करीबी समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा के ठिकानों पर रेड, जमीन कारोबारी हाजी रफी के ठिकानों पर भी छापामारी चल रही है। पुलिस एक्शन से अतीक अहमद के करीबियों में हड़कंप मच गया है। ये हाजी रजा कौन है? इंडिया न्यूज संवाददाता अनूप यूपी के फतेहपुर से अभी लाइव हैं। अनूप, समाजवादी पार्टी के कितने नेता हैं जिन पर अभी एक्शन लिया जा रहा है? अतीक अहमद से जुड़े हुए कितने नेता हैं, कितने कारोबारी हैं, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कितने लोग हैं यूपी के फतेहपुर में जिन जिन पर शिकंजा कसा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि फतेहपुर में जो अतीक अहमद के करीबी हाजी रजा जो सपा नेता है और इसके साथ 37 जो उसके अन्य करीबी हैं उन पर पुलिस की रेड पड़ी है और कल देर शाम पुलिस ने इन करीबियों पर शिकंजा कसा है। अगर अतीक अहमद की बात करें तो अतीक ये समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा के बारे में बताएं। हाजी रजा अतीक अहमद के कितने करीबी रहे हैं? देखिए, हाजी रजा अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जा रहा है। पुलिस को इस बात की आशंका है क्योंकि हाजी ओके, ठीक है, आप रुक जाएं। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि भी यूपी की राजधानी लखनऊ से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रवि, अब सवाल ये पैदा होता है कि शाइस्ता कहां है, अतीक अहमद की बीवी? अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी कहां है? अशरफ की बीवी जैनब फातिमा कहां है? अतीक अहमद की भांजियां कहां हैं? जी बिल्कुल, सभी को तलाश किया जा रहा है। अब पहले पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएंगे कि 100 अफसर और करीब 850 सुरागों से ये सफलता है वो मिली थी। करीब 5000 जो मोबाइल नंबर है वो सर्विलांस पर लगाए गए थे और 10 अप्रैल को दिल्ली में दबोचने के लिए एसटीएफ टीम पहुंची थी, हालांकि वो नाकाम रही थी और 49 दिन की ये पूरी कार्रवाई थी। राघवेंद्र के बाद फिर से हम चलते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग यूपी की झांसी से राघवेंद्र कर रहे हैं। राघवेंद्र, क्या अभी तक शव लेने के लिए अतीक अहमद के परिवार खानदान से कोई आया? देखिए, अभी तक तो कोई नहीं आया है। सूचना है आने की कि इनके करीबी जो रिश्तेदार हैं, मामा हैं, नाना हैं, मौसा हैं और गुलाम की जो खुद पत्नी जो है वो स्वयं, ये लोग आने की सूचना है। लेकिन हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आए, अगर मौका मिलेगा तो हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे ये जो पूरा ये जो घटना चक्र घटा है पिछले 24 घंटे में, उसके बारे में हम जानना भी चाहेंगे इन लोगों से। इंतजार कर रहा हूं, लेकिन अभी तक सूचना यही मिल रही है कि आ रहे हैं, लेकिन कहां तक पहुंचे किसी। आप सभी सहयोगी मेरे साथ में बने रहें, आप जितने भी कोलीग हैं मेरे साथ में रहेंगे। बहुत छोटा सा 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं। वापस में राघवेंद्र, रवि कुमार, अजय जांडियाल, अनूप तिवारी, अतुल अग्रवाल, आप सभी के पास में मैं लौट करके आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। असद के एनकाउंटर का प्लान कैसे बनाया गया, पिछले 72 घंटे में एसटीएफ और एसओजी ने क्या क्या किया, अगर एटीएस की जद में भी अतीक अहमद आ गया है तो फिर क्या होने वाला है। और हाँ, मेरे बाईं तरफ की ये जो तस्वीरें हैं, जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, ये अतीक अहमद के बेटे असद की कब्र खोदी जा रही है। 4 से 5 घंटे के बाद यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहीं पर गुलाम की कब्र भी खोदी जा रही है। अतीक अहमद का परिवार और खानदान से जुड़े हुए कई लोगों की कब्र इसी कब्रिस्तान में है। अभी की जितनी बड़ी खबरें हैं उनमें पहला तो ये कि असद और गुलाम की कब्र खोदी जा रही है। कब्र खोदने वाले ने ये कहा कि जितना मेरे सर में बाल नहीं है उससे ज्यादा तो मैंने कब्र खोद दी है और अतीक के खानदान में कई लोगों की कब्र खोदी है। असद और गुलाम के शव का पोस्टमार्टम हो गया है। झांसी में अब इंतजार ये किया जा रहा है कि खानदान को कोई जाए, जाकर के शव का हैंडओवर ले। लेकिन सवाल बड़ा ये है, एसटीएफ और एसओजी ने कैसे घेरा बनाया, कैसे प्लान ए, बी, सी और डी की तैयारी की गई, और प्रयागराज से लेकर के कानपुर, कानपुर से लेकर के झांसी तक कैसे असद और गुलाम को घेरा गया। देखें रिपोर्ट। असद का सबसे बड़ा प्लान नाकाम, अतीक को भगाने की साजिश फेल। झांसी में पुलिस की गोलियों का निशाना बनने वाले असद का आतंक अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन उसके इरादे कितने खतरनाक थे उसके निशान अब भी बाकी हैं। इंडिया न्यूज लगातार इस खबर पर बड़े खुलासे कर रहा है। आज हम आपको बताते हैं कि एनकाउंटर में ढेर हुए असद का अगला प्लान क्या था। सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में
24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वॉल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक असद अब अपने पिता और चाचा को आजाद कराना चाहता था, यानी अतीक और अशरफ के काफिले पर हमला कर उन्हें भगाना चाहता था। असद अपने इस प्लान को अंजाम दे पाता उससे पहले ही यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है, जहां पुलिस उससे उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ कर रही है, जबकि अशरफ को भी बरेली से नैनी जेल लाया गया है। असद रास्ते में पुलिस के काफिले पर हमला कर उन्हें छुड़ाना चाहता था, लेकिन अब उसका ये मंसूबा अब कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच खबर ये आई है कि आईएसआई और लश्कर से अतीक अहमद के रिश्ते की जांच बहुत तेज हो गई है। यूपी पुलिस की चार्जशीट में लश्कर से रिश्ते का जिक्र किया गया है। पाकिस्तान बॉर्डर पर हथियार गिरवाया करता था अतीक अहमद के आतंकियों से रिश्ते की भी तलाश की जाएगी। सीधे अजय जांडियाल के पास में चलते हैं। अजय जांडियाल, लश्कर और आईएसआई के किन किन लोगों के साथ में संपर्क में अतीक अहमद रहा है? देखिए, इसी चीज को लेकर अभी जांच हो रही है राशिद, और आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के कई ऐसे लोग जो अभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहे थे और आतंकी गतिविधियों को चला रहे थे, ड्रोन के जरिए हथियार भेज रहे थे, उन लोगों के साथ क्या अतीक अहमद के रिश्ते हैं या अपना फ्रेम आप स्टैटिक रखें क्योंकि आप टीवी पर अभी ऑन एयर हैं। अजय जांडियाल, अपनी रिपोर्टिंग आप कंटिन्यू रखिए, आप बताते रहें। और आपको बता दूं कि इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जांच की जा रही है कि आखिरकार अतीक अहमद के साथ ऐसे कौन लोग जुड़े थे, क्योंकि आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो प्लान था वो ये था कि जम्मू कश्मीर के बाद अब देश के बाकी हिस्सों में भी आतंकी गतिविधियों को तेज करना है, और उसी के लिए पाकिस्तान ऐसे लोगों की तलाश में हमेशा से रहता है जो कि यहाँ पर जो पूरा टेरर नेटवर्क है उसे बिछाने में, उसे कामयाब करने में जो है वो काम करें। और अतीक अहमद के साथ लश्कर के रिश्तों का खुलासा जो हुआ है उसमें ये साफ होता है कि क्या इनमें से ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिनके साथ अधिक संपर्क में था। और अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार अजय जांडियाल रुक जाएं आप। अजय आता हूं आपके पास, मैं लौट करके। असद और गुलाम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। असद को 2 गोलियां तो गुलाम को 1 ही गोली लगी है। 2 गोलियों में असद ढेर हुआ और 1 गोली के जरिए मारा गया है गुलाम। असद को 1 गोली पीछे से चीरते हुए बाहर निकली है, दूसरी गोली सामने से सीने में लग करके गले में फंसी, गले में अटक गई। 3 डॉक्टर्स ने रात 2 बजे तक किया है पोस्टमार्टम। असद को 2 गोलियां लगी हैं, गुलाम को 1 गोली लगी। 1 गोली पीछे से चीरते हुए दिल के रास्ते बाहर निकल गई थी असद अहमद के। दूसरी गोली सामने से सीने में लग करके गले में अटक गई और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल करके सामने आया है। और ज्यादा डिटेल आपके पास क्या है राघवेंद्र? रिपोर्ट में गोली लगने को लेकर जितनी खबर मैंने बताई है, इसके अलावा आपके पास और डिटेल में क्या है? देखिए, डिटेल में ये है कि जब वहाँ पर मुठभेड़ हुआ तो जैसा आपने कहा ना, उनके पास विदेशी एडवांस सब पिस्टल थी, एक रिवॉल्वर थी, पिस्टल थी, जिससे उन लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। लेकिन पुलिस जो है जाबाज एसटीएफ की वहाँ पर फोर्स थी और उसने बहुत अचूक निशाना लगाते हुए बहुत ज़्यादा गोलियां नहीं खर्च की। और जैसा कि आपने कहा कि 2 गोली असद को लगी है और 1 गोली गुलाम को। 3 ही गोली में ये लोग धराशायी हो गए, ढेर हो गए। और यहाँ पर उसके बाद मैं कह रहा पंचनामा के बाद यहाँ पे फोरेंसिक टीम आई थी, उसने पहले ही सारे साक्ष्यों पे काम कर लिया था पूरा, क्योंकि एक रिपोर्ट जो है अदालत में जानी है। किस तरह से पॉलिटिकल मामला उठ रहा है, देखिए सपा हो या बीएसपी सब सवाल उठा रहे हैं, इसलिए बहुत फूक फूक के कदम रखा जा रहा है। यहाँ पर 3 डॉक्टरों के पैनल ने इसको पोस्टमार्टम किया। 2 डॉक्टर अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, अभी अंदर क्या चल रहा है? धूमनगंज थाने के अंदर क्या चल रहा है? सुबह से लेकर के अभी तक अतीक अहमद और अशरफ ने क्या क्या किया, उनसे क्या क्या सवाल किए गए हैं? अतीक और अशरफ को क्या दिन में कहीं लेकर के जाएगी यूपी पुलिस? ये है उत्तर प्रदेश पुलिस
चारों तरफ यहाँ पर घूम रही अभिषेक, है। चलिए अभिषेक तक आवाज नहीं जा पा रही है। राघवेंद्र, आप भी रुके रहे हैं। असद अहमद एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी एक बार हम आपको दिखाते हैं कि असल में अंदर की खबर में आप ये देखेंगे 24 फरवरी से लेकर के कल तक क्या हुआ। असद अहमद ने जब भागने की कोशिश की तो कैसे घेरा गया है। असद अहमद पहले झांसी में था, उससे पहले कानपुर भी गया है, अजमेर भी गया है। हर जगह लोकेशन ट्रेस और ट्रैक कैसे की जा रही थी और ट्रैप में आखिरकार कैसे आया असद। असद का सबसे बड़ा प्लान नाकाम, अतीक को भगाने की साजिश फेल। झांसी में पुलिस की गोलियों का निशाना बनने वाले असद का आतंक अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन उसके इरादे कितने खतरनाक थे उसके निशान अब भी बाकी हैं। इंडिया न्यूज लगातार इस खबर पर बड़े खुलासे कर रहा है। आज हम आपको बताते हैं कि एनकाउंटर में ढेर हुए असद का अगला प्लान क्या था। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है, और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी। पुलिस के मुताबिक असद अब अपने पिता और चाचा को आजाद कराना चाहता था, यानी अतीक और अशरफ के काफिले पर हमला कर उन्हें भगाना चाहता था। असद अपने इस प्लान को अंजाम दे पाता उससे पहले ही यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है, जहां पुलिस उससे उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ कर रही है, जबकि अशरफ को भी बरेली से नैनी जेल लाया गया है। असद रास्ते में पुलिस के काफिले पर हमला कर उन्हें छुड़ाना चाहता था, लेकिन अब उसका ये मंसूबा अब कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एनकाउंटर में मारे गए असद और गुलाम से जो हथियार मिले हैं वो भी अपने आप में चौंकाते हैं। हथियारों को लेकर के जो बड़ी खबर है वो ये कि असद और गुलाम से जो हथियार मिले उनकी जांच की गई है। असद से बरामद रिवॉल्वर की कीमत भारतीय मार्केट में 5 लाख रुपए की कीमत है। ऑटोमेटिक ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर बरामद की गई है। शूटर गुलाम से वॉल्थर P88 पिस्टल बरामद की गई है, जिसकी कीमत इंडियन मार्केट में लगभग 3 लाख के आसपास की बताई जा रही है। पिछले 24 घंटे में अतीक अहमद कितनी बार रोया? जब अदालत में पेश किया गया तो क्यों रोया अतीक अहमद? कोर्टरूम के अंदर जब अतीक अहमद को पता चला कि असद मारा गया है तब कितनी बार रोया अतीक अहमद? बाहर निकल करके अपनी किस्मत पर कितनी बार रोया अतीक अहमद? और रो रो करके दिन और रात अतीक अहमद के कैसे गुजर रहे हैं, देखिए। फूट फूट कर रोया माफिया डॉन। योगी ने सच किया डॉन का डर। अदालत में टूट गया अतीक। कभी यूपी में जिसकी तूती बोलती थी वो फूट फूट कर रो रहा है। कभी जिसका खौफ लोगों के दिलों में दहशत भर देता था, अब वो बेबसी के आंसू बहा रहा है। प्रयागराज की अदालत में अपने पुलिस रिमांड का विरोध कर रहे अतीक ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि आज उसे ऐसी खबर मिलने वाली है जिसके बाद डॉन भी अपने आंसू रोक नहीं पाएगा। अतीक अहमद को अदालत में अपने बेटे असद के एनकाउंटर की खबर मिली तो डॉन पूरी तरह से टूट गया। निकले हैं अतीक को, जब पता चला उसका बेटा एनकाउंटर में, क्या हुआ? रो रहे थे भाई, वहाँ अंदर बैठे हैं, जो है क्या कहते हैं, बेंच पे बैठे थे, रो रहे थे। अब रोएंगे ही भाई, क्या करेंगे। अब ये किसी का भी बेटा मार दिया जाएगा, चाहे वो बदमाश हो या अच्छा हो, वो तो होगा ही, तकलीफ तो होती है। कभी खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझने वाले डॉन को अब समझ में आ गया है कि कानून से बड़ा न कोई है न होगा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। प्रयागराज में जैसे ही असद के एनकाउंटर की खबर आई, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। कि जिस तरीके अतीक और उनके गुंडों ने एक अधिवक्ता की सरेआम हत्या कर दी थी,
उन अपराधियों को आज उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके सही स्थान पर पहुंचाया गया है, उनका इनकाउंटर किया गया है। इससे हम अधिवक्ता निसंदेह प्रसन्न हैं और आगे भी अपेक्षा करते हैं कि जो भी अपराधी इस घटना में शामिल थे, शेष बचे हैं, उनके साथ भी यही किया जाए। वैसे तो अतीक कई बार खुद की जान पर खतरे की दुहाई दे चुका है, लेकिन उसने ये ना सोचा होगा कि जिस असद को वो सुरक्षित समझ रहा है, यूपी पुलिस उसके कितने करीब पहुंच चुकी है। अतीक ने असद को अपने सबसे पुराने साथियों के पास छिपाया था, लेकिन यूपी पुलिस कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार उसे खोज निकाला। उसके बाद जो हुआ वह आपके सामने है। झांसी में करीब 40 राउंड फायरिंग के बाद असद और उसका साथी गुलाम मारा गया, और ये ऐसा झटका था जिसके लिए सबसे बड़ा माफिया डॉन भी तैयार नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन कुछ दिन पहले अतीक अहमद के घर से जो आईफोन मिला, इस आईफोन के जरिए कई बड़े राज खुल करके सामने आ रहे हैं। अतीक अहमद के घर से मिले आईफोन से कई रहस्य खुलने लगे हैं। आईफोन को डिकोड करके गैंग के बारे में कई सुराग मिले। असद का कोड नेम राधे तो अतीक अहमद है। बड़े मियां शूटर गुलाम का कोड नेम उल्लू रखा गया था। बमबाज गुड्डू मुस्लिम का नाम मुर्गी रखा गया था। आईफोन को डिकोड करके अतीक अहमद के गैंग के कोडवर्ड पता चले हैं, और इसी कोडवर्ड के जरिए ही आगे की प्लानिंग की जाती थी, यह भी पता चला है। लेकिन एनकाउंटर का मजहब, एनकाउंटर को लेकर के 24 घंटे में कितनी सियासत हुई है, एक साथ आप देखें और सुने। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, जनरल VK सिंह केंद्रीय मंत्री, इन सभी को एक साथ आप लाइव देखें और सुने। गोली मारोगे बताओ बीजेपी वालों? जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस, हमारा प्रशासन, हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपराधियों को माननीय न्यायालय के सामने हम लेकर जाएं, और आज भी हम यही चाहते थे। लेकिन उमेश पाल के साथ साथ 2 जवानों की हत्या उस दिन हो गई, और आज भी जब पुलिस की टीम, STF की टीम गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी, तो STF के जवानों के ऊपर गोली चलाने का काम हो रहा था। जवाबी कार्रवाई में जान गंवानी पड़ी है। तो चाहे अतीक का परिवार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में किसी माफिया का परिवार हो, चाहे किसी जाति के माफिया का परिवार हो, किसी धर्म के माफिया का परिवार हो। इस बीच असद अहमद एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी भी सामने आ गई है, जो सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में है। STF के 12 जवानों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। 15 दिन पीछा करने के बाद पूरा किया गया ऑपरेशन। यूपी राजस्थान बॉर्डर पर एक्टिव हो गई थी STF। बॉर्डर से सटे 10 जिलों में STF पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी। देखें इंडिया न्यूज ने कैसे इस पूरे ऑपरेशन को फॉलो किया और आप तक पहुंचाया, देखिए। उमेश पाल हत्याकांड में खुलेआम गोलियां बरसाने वाले असद और गुलाम मोहम्मद अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं। उमेश पाल हत्याकांड में इंडिया न्यूज ने लगातार हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई, और इस बार भी असद के ढेर होने की खबर सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई। अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। बहुत बड़ी खबर आ गई। 24 फरवरी से ही लापता था अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। बिग ब्रेकिंग, यूपी STF ने असद का एनकाउंटर कर दिया है। अतीक अहमद का बेटा असद, उमेश पाल मर्डर केस का मुख्य आरोपी असद जिसने गुड्डू बमबाज के साथ मिलकर के हत्या की थी उमेश पाल की, और यूपी STF ने। लेकिन इस बीच माफिया अतीक अहमद की क्राइम कुंडली खुलने लगी है। माफिया अतीक अहमद पर कुल 102 केस दर्ज हैं। अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ पर 52 केस दर्ज हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी 4 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। अतीक के बड़े बेटे मोहम्मद उमर पर 2 केस फाइल हैं। अतीक के दूसरे नंबर के बेटे अली पर हैं 6 केस। यानी माफिया अतीक अहमद की कुंडली एक बार फिर से खोली जा रही है। घर पर जितने केस लगे हैं उन सभी को नोट डाउन किया गया है, पेन डाउन किया गया है। अतीक पर वकीलों की राय क्या है, लीगल एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सुनिए।
घटना हम लोगों की जीवन में पहली बार देखने को सामने आया कि आदमी कैसे जिएगा या किस तरह इस वकालत पेशे में आएगा। जो ऐसी घटना एक अधिवक्ता के साथ हो रही है तो किसके साथ हो सकता है? न्याय किसको मिलेगा फिर? जो है हम न्याय के प्रहरी है, न्याय करने वाले लोगों की हत्या हो जा रही है इस समाज में, तो कैसे आदमी खड़ा होगा? धन्यवाद दे रहे हैं। आज मैं उन सबसे पहले एसटीएफ को बधाई देना चाहता हूँ। आभास ना रहा हो कि अतीक जैसे माफिया और पूर्व सांसद उनके बेटे की हत्या और पुलिस इनकाउंटर कर दे, ये किसी को इतना अनुभव नहीं था। लेकिन आज जिस प्रकार पुलिस ने ये एक्शन लिया और ये साबित कर दिया विधानसभा में जो मुद्दा माननीय योगी जी ने कहा था कि माफिया चाहे जो हो मिट्टी में मिलाएंगे। 7 दिन का पता चल रहा है कि 7 दिन का रिमांड मिला है। कितने दिन का मिलता है, कितने दिन का नहीं मिलता, वो जज साहब अभी लीगली क्या होता है? जब 14 दिन तक की रिमांड कोर्ट दे सकती है, मैक्सिमम 14 दिन तक की रिमांड। इस तरह के केसेस में कितना मैक्सिमम देती है? मैक्सिमम 2 दिन से लेकर 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन तक की रिमांड कोर्टें करती है। अच्छा, दोनों को रिमांड एक साथ मिलेगी इसी केस में? जब रिमांड पर दोनों को लाए हैं तो दोनों को। लेकिन अभी गुड्डू बम्बा समेत 3 शूटरों की तलाश और भी तेज हो गई है। अतीक अहमद की क्राइम पार्टनर बीवी शाइस्ता अब तक फरार है। असद गुलाम समेत 4 शूटर्स का एनकाउंटर हो चुका है। उमेश मर्डर केस में 4 का एनकाउंटर, 3 की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन कहां पर ईडी ने मारी है रेड? अतीक अहमद के करीबियों पर भी कैसे कसा गया है शिकंजा? अतीक पर पंजा, करीबियों पर शिकंजा। अभिषेक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। माफिया डॉन अतीक अहमद पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। जी हां, प्रयागराज में 13 से ज्यादा ठिकानों पर न सिर्फ छापेमारी हुई बल्कि कई करीबियों को डिटेन भी किया गया है। 200 से ऊपर ट्रांजैक्शन किए गए हैं बोगस कंपनियों में और जिनमें 75 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। ईडी को बड़ी मात्रा में जो पैसा है उसका लेन देन किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है और ईडी भी जल्द ही अतीक अहमद से पूछताछ कर सकती है, जिसको लेकर वो कोर्ट में एविडेंसेस प्रूफ पेश कर सकती है कि अतीक अहमद को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाए। तो ये बड़ी कामयाबी मिली है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। ना सिर्फ एविडेंसेस मिले हैं बल्कि साफ ये भी होता नजर आ रहा है कि बड़े लंबे समय से ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहा था अतीक अहमद और बोगस कंपनियों के जरिए इस पूरी कारस्तानी को अंजाम दे रहा था। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। आपको सीधे यूपी के प्रयागराज लेकर के चलेंगे। मेरे दाईं तरफ की जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं जहां पर असद और गुलाम की कब्र खोदी जा रही है। शूटर गुलाम की कब्र और अतीक अहमद के बेटे की कब्र। जो कब्र खोदने वाला है कब्रिस्तान में, उसका ये कहना है जितने मेरे सिर में बाल नहीं हैं उससे ज्यादा मैं कब्र खोद चुका हूं। उसका यह भी कहना है कि अतीक अहमद के खानदान से जुड़े कई लोगों की कब्र मैंने ही खोदी है। लाइव एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पर है, देखिए। असद की कब्र खोदी, अतीक अहमद की लड़के असद की। कैसे कब्र खुद रही है, कब से आप लोग खोद रहे हैं, कितनी देर हो गया, कितना समय और लगेगा, कितनी देर लगेगा? सुबह 5:30 बजे से आए हैं, कब्र खोद रहे हैं। अभी टाइम लगेगा, इसमें 4 से 5 घंटा भी टाइम और लगेगा। कितनी बड़ी कब्र है? कब्र है 6.5 फीट लंबान, 8 फीट गहरान है, 2.5 फीट चौड़ान है। अच्छा, कब की कब्र खोदने का काम कर रहे हैं? कितने की कब्रें हैं उनके परिवार में? उनके दादा की भी कब्र है, दादी की? हाँ, दादा की कब्र हमने खोदा, उनकी दादी की कब्र हमारे वालिद साहब खोदे हैं। हमारे सर में जितना बाल न होगा उससे ज्यादा मुर्दा हम दफन कर चुके हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है अतीक अहमद और अशरफ से क्या क्या पूछताछ की जा रही है और पुलिस कस्टडी रिमांड पर कहां लेकर के जाया जाएगा अतीक अहमद और अशरफ को। एक खबर सिर्फ इंडिया